Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। चलो बेटा, पिछली क्लास में हमने बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी थी। ऑर्गेनिक का जो चैप्टर चल रहा है अपना, सबसे पहली बात तो बेटा कि प्रिपरेशन कैसे होती है, हेलो एल्केन हेलो एरेन, जहाँ हमने देखा एल्कोहल से, उसके बाद में बेटा एल्कीन से बनाना देखा हमने, कुछ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन थी और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली थी। ठीक है बेटा, उसमें इंपॉर्टेंट आपके पास में नेम रिएक्शंस आई थी, याद हो तो फिंक्लस्टाइन रिएक्शन, और अपने पास में एक आ गई थी अपने पास में स्वार्ट्स रिएक्शन। उसके बाद बेटा उस पर देखते हैं हम एरिन्स में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, दैट वाज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन। और उसका सारा नॉलेज मैंने आपको सिखा दिया था कि कब कैसा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा रिएजेंट हो तो क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट होगा तो क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें बेटा अपन ने डिसाइड कर ली थी और ये सारी चीज़ें सीख ली थी। आई होप आप सबको भी ये शायद रिमेंबर होगा जो भी कुछ हमने डिस्कस किया इस पे। तो बेटा उसी के साथ हम फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, और फिर बेटा हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, डेंसिटी, ये सब चीज़ें। और अब मेनली हम आगे चलेंगे और देखेंगे बेटा आपके सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हेलो एल्केन्स की, और उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या रहती है, सारा प्रोसेस हमें आज सीखना है बेटा। तो सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को हम ऐसे डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, तो थोड़ा ढंग से लिखना बेटा, सब कुछ चीजें ध्यान से देखना। बेटा ये दो तरह की रिएक्शंस होती है। पहली एस बोला जाता है SN1, दूसरी को बोला जाता है बेटा SN2। तो ये दो टाइप से होती है, ध्यान से सुने सभी बच्चे, और अच्छे से समझना भी है। पहले बेटा इसको समझ लेना, ठीक है, लिख आराम से लेना, फिर मैं टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, बट इसको पहले समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN1? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए बेटा, SN1, इसको SN तो स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बेटा, SN स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब समझते हैं क्या हम? यस सर। अरे भूल गए, मोलिकुलरिटी पढ़ी थी काइनेटिक्स में। यस सर। हाँ, ऐसे मत किया करो, कुछ तो धुंधला याद रहना चाहिए। मोलिकुलरिटी हमने पढ़ी थी काइनेटिक्स में बेटा। तो ये रिएक्शन को बेटा क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसलिए बेटा इसका नाम देखो 1 है, तो इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? बाइमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो दोनों के नाम बेटा 1 और 2 से कंफ्यूज नहीं करते बच्चे। अच्छा देखो, एक और बहुत स्ट्रेंज बात यहाँ पे, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी है, ठीक है। द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, ऐसा बोला जाता है बेटा, 1 आती है, और इसकी मोलिकुलरिटी की हम बात करें तो 2 आती है। सिमिलरली यदि हम रेट की बात करते हैं बेटा इस रिएक्शन की, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और बेटा यदि मैं आपके SN2 की बात करूं, तो SN2 की जो रेट आती है दैट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट यहां पे देखो एक और सरप्राइज है हमारे लिए, दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन एंड दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप उल्टा इज नहीं हो सिंगल गया? स्टेप रिएक्शन। क्या बोल रहे बेटा? उल्टा नहीं हो गया? हाँ, ये चीज थोड़ी सी अजीब है बस।
तो इसको देख के क्या धोखा नहीं खाना है बेटा। बच्चों को क्या कभी कभी ये गलत फहमी हो जाती है कि SN2 और SN1 स्टैंड्स फॉर टू स्टेप वन स्टेप, नहीं, ये वन स्टैंड करता है बेटा यूनिमोलिकुलर के लिए, ये टू स्टैंड्स करता है बाइमोलिकुलर के लिए। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, तो ये धोखा नहीं खाना है। SN1 इज एक्चुअली a टू स्टेप रिएक्शन एंड SN2 इज एक्चुअली a वन स्टेप रिएक्शन। दोनों का ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, गलती क्या होती है बेटा कि ये 2 और 1 कंफ्यूज कर देता है। बच्चों से पूछे कि वन स्टेप रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू स्टेप रिएक्शन, और पहला ऑप्शन SN2 दो, SN2 मार देते हैं। क्यों, नाम में ही 2 लिखा हुआ है, तो ये धोखा हो जाता है। तो ऐसे गलती नहीं करनी है हमको। मेरे ख्याल से बेटे तीनों पॉइंट समझ में आ गए हमको। 1 और 2 का डिफरेंस भी क्लियर है, बताओ जरा। Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़े। चलिए अब बेटा एक एक एग्जाम्पल लेता हूं जनरल रिएक्शन का, फिर कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। चलो बेटा देखते हैं हम एग्जाम्पल को इसका। बेटा यहाँ पे सपोज करो हमारे पास में एग्जाम्पल आता है CH3 होल थ्राइस CBr। यदि बेटा इसके रिएक्शन में करवा दो किसके साथ में, OH माइनस के साथ में, तो बेटा OH माइनस के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दे तो ये OH माइनस इस Br को रिप्लेस कर देता है, CH3COH प्लस Br माइनस, ऐसा कुछ समझो बेटा। ये सिचुएशन बनती है हमारे पास में, ठीक है। पहले बात, ये बात समझ में आ रही है क्या हमको? Yes, sir. क्या होता है अभी समझाएंगे बेटा, डू नॉट वरी। इसी तरह यहाँ पे मैं यदि एग्जाम्पल लिखूं रिएक्शन का तो देखो बेटा कैसा बनेगा, CH3Br प्लस OH माइनस में यदि लूं तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस Br माइनस, ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो सिमिलर सी चीज हुई, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो अभी हमें सीखना है डिफरेंस। तो बेटा 1 मिनट के लिए क्विकली आप इस चीज को लिखो, जस्ट 1 मिनट के लिए मैं पानी पी लेता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। क्विकली जस्ट राइट दिस डाउन जब तक 1 मिनट में। बच्चे कौन क्लास छोड़ देते हैं बिना। डन बेटा, लिख लिया हमने, आगे बढ़े अपन। यस सर। चलो बेटो अब ध्यान दें, हम यहां से बेटा रेट की जब हम बात करते हैं कि इसकी जो रेट होगी रिएक्शन की, ठीक है, इसकी काइनेटिक रेट जो होती है वो रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होता है बेटा, रेट जो आएगा वो डिपेंड
डिपेंड करता है केवल और केवल न्यूक्लियोफाइल पे। जहां न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, देखो OH माइनस, जिसको प्लस चार्ज चाहिए, तो इसकी रेट केवल न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। बट इसकी रेट जो होती है SN2 की रेट जो इसकी डिपेंड करेगी बेटा, वो आपके रिएक्टेंट पे भी करती है, मतलब कंपाउंड पे करती है। तो इसको बेटा टेक्निकल टर्म में सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे भी करती है। तो अब समझ में आ गया होगा सेकंड ऑर्डर क्यों है और ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो बेटा ये आपका रेट जो है वो आपके केवल न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। यहाँ इसकी रेट जो है वो आपके सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है। सॉरी, मैं गड़बड़ कर गया बेटा, नॉट न्यूक्लियोफाइल, दिस डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट। ये बेटा चेंज करना ना, मैंने गलती ये लिख दिया। ये आपकी केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट आपने लिया है बेटा। सो दिस डिपेंड्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे वो अभी बात करूंगा बेटा मैं, चिंता न करो, अभी सारी चीजें समझ में आएगी, 1 by 1 हर एक चीज समझ में आएगी, डरो मत, सब कुछ समझ आएगा। इज दिस क्लियर? आ रही बात समझो बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बेटा 2 स्टेप रिएक्शन होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में आपका बेटा बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज RDS। RDS क्या होता है बताओ, कुछ याद हो केमिकल काइनेटिक्स से? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप याद है क्या हमें? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप बेटा, ये स्टेप सबसे स्लोवेस्ट Yes, होती sir. है। RDS होती है स्लोवेस्ट होती है। तो बेटा स्टेप 1 में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के कोरेस्पोंडिंग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। कैसे होता है बेटा, ध्यान से देखो, मैं इसी एग्जांपल में आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे बेटा देखो, इस कंपाउंड को थोड़ा ढंग से लिखूंगा मैं, CH3 CH3 CH3, और ये CBr था बेटा, ऐसा ये ऐसा कंपाउंड है बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो Br है आपका, ठीक है बेटू, ये Br छोड़ के जाएगा इसको, ये Br इसको छोड़ के चला जाएगा। तो Br इसको छोड़ के चला जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, कंपाउंड जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा, देखो प्लस, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Br माइनस, Yes, sir. कार्बोकेटाइन बन गया, Br इसको छोड़ के चला गया है, तो दिस इज कार्बोकेटाइन। तो बेटा फर्स्ट स्टेप जो है वो होती है आपकी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस रिएक्शन को पूरा करवाता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपकी रिएक्शन को कंप्लीट करवाता है। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो जरा। Yes, sir. हाँ, तो बेटा यहाँ पे ये बात समझो, इसकी स्टेप 2 क्या होगी, मैं पीछे की तरफ लिख दूंगा बेटा, है ना, ये 2 स्टेप होती है क्योंकि, तो इसको पहले इसी को कंप्लीट करते हैं अपन। स्टेप 2 में पीछे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा। स्टेप 2 होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज फास्ट स्टेप। ये फास्ट स्टेप होती है, न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करता है आपके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बोकेटाइन बन गया था, OH माइनस बेटा यहाँ पे इसका इंतजार कर रहा है, चार्ज का आके यहाँ अटैक मारेगा, और अटैक मारने की वजह से बेटा आपके पास में, अब देखो बेटू ध्यान से समझो, इसके अटैक मारने की 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये सामने से अटैक मारे, एक ये पीछे से अटैक मारे। तो यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी होती है अटैक की, ठीक है। तो 2 तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस है भी समझ जाओगे।
तो एक प्रोडक्ट तो बनता है ऐसा और एक प्रोडक्ट बनता है बेटा ऐसा। इट डिपेंड्स ऑन कि वो अटैक सामने से मार रहा है या पीछे से मार रहा है। मतलब सोचो सामने से आके लात मारा तो ये प्रोडक्ट बना, पीछे से लात मारेगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा समझे बेटा हम मारे तो ये दो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन में। ये दोनों प्रोडक्ट्स बेटा तुम्हें नजर आ रहा होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मिरर इमेज है मतलब बेटा एक दूसरे, अच्छा In आइसोमर तो नहीं है, Yes, नहीं sir. नहीं वो नहीं है बेटा, क्योंकि देखो तीनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो उसके लिए ये कायरल ही नहीं है। बट क्या मतलब हमें समझ में आ रहा है, मैंने कायरल एग्जाम्पल नहीं लिया था, बट बेटा इस रिएक्शन में एक चीज है, यदि कंपाउंड कायरल है तो क्या पॉसिबिलिटी है बताओ बेटा? इसमें क्या होता है 50% तो रिटेंशन होता है, रिटेंशन मतलब सेम कन्फिग्रेशन रहता है, प्लस 50% इन्वर्जन हो जाता है, मतलब कन्फिग्रेशन बदल जाता है बेटा। देखो लगभग 50% तो एक केस मिलता है कि दोनों प्रोबेबिलिटी होती है और 50% दूसरा केस मिलता है। ढंग से देखा जाए तो बेटा खास बात क्या है यहाँ पे कि जो एक केस हमारे पास बनते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन, तो दोनों 50-50% है, मतलब एक कन्फिग्रेशन और दूसरा कन्फिग्रेशन। तो तुम्हें एक टर्म सीखी थी याद करो, जब दोनों की कंसेंट्रेशन 50-50% होती है तो क्या बनेगा? अरे भूल गए, रेसिमिक मिक्सचर। ये भगवान, yes, sir. कुछ याद आ रहा है क्या गलती से भी? व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? बेटा जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों की 50-50% कंसंट्रेशन होती थी, इक्विमोलर कंसंट्रेशन, उसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते थे। याद करो सिखाया था वहां पे, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ लेते हैं कि डेक्स्ट्रो 70% ले लिया, लीवो फिर 30%, तो कौन सा ज्यादा ओरिएंटेशन होगा, क्या बचा, कितना ज्यादा बचा? याद आ रहा है क्या? कुछ तुम लोगों ने आंसर किए थे, अरे सर 20% बचेगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा नेट रेट रोटेशन, इसका नेट रोटेशन 0 हो जाता है। अरे हाँ ना, कुछ तो Yes, बताओ। sir. Yes, sir. डिस्कस Yes, किया sir. हुआ है ये मैंने, थोड़े दिन पहले ही हाँ किया था। सर। फिर वहां पे तुमसे क्वेश्चन भी किए थे कि बेटा ये 70% 60% ले लो, मान लो डी, ये 40% ले लो, तो आपने बोला था सर डी बचेगा एक्स्ट्रा तो नेट क्लॉकवाइज घूमेगा। यहाँ पे 0 रोटेशन हो जाता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन में। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, दूसरा पॉइंट देखो बेटा नेक्स्ट, इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है एक्चुअल में? तो आपने देखा कि रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए बेटा रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मैंने ये भी बोला था तुम्हें कि जिसको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देखना आएगा उसके लिए ये बस खत्म है काम, क्योंकि इतना ही काम का है, आपसे रेट्स वगैरह पूछी जाती है। ये तो बेसिक सीख गए, ये तो सभी याद कर लेते हैं, इतना तो सभी याद कर लेंगे बेटा जो भी पॉइंट्स लिखे। अब आता है रेट ऑफ SN1, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस पे बात करेंगे अपन, चिंता ना करें। आगे चले अब अपन। Yes, sir. हाँ, अच्छा बेटा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है मैं लिख देता हूँ बेटा। यहाँ पे रिएक्शन मेनली किसके प्रेजेंस में होती है? तो हम बोलते हैं बेटा एक्वस लेते हैं यहाँ पे हम सॉल्वेंट, एक्वस लेते रहता है कोई भी, जैसे बेटा यहाँ पे OH माइनस, और ये किससे मिलेगा हमें? एक्वस KOH रहेगा हमारे पास, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाता है। मैं सब कुछ लिख दूंगा, आगे भी लिखूंगा यहाँ पे। तो एक्वस जब भी दिखता है तो हमारी SN1 रिएक्शन होती है आपकी एक्वस के साथ में। और अभी दूसरा देखेंगे, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रीफर होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं बता भी दूंगा। तो अब पहले SN2 का देख लेते हैं हम। तो बेटा SN2 का मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। पहले समझ लो आराम से, है ना, लिख लेना, क्योंकि सारा इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। तो बेटा इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखना बेटा। सॉरी,
तो बेटा कंपाउंड आपके लिए खिदमत में हम ये कंपाउंड ले लेते हैं। थोड़ा मैं वो ओरिएंटेशन यूज कर रहा हूँ, BrCH3H, और क्या ले यहाँ पे हम कोई भी चौथा वेरिएंट ले लो, पीएच ले लेते हैं। नहीं, क्या फर्क पड़ गया, नहीं पीएच बहुत बड़ा हो जाएगा, दिक्कत आएगी। एच लूंगा तो भी तुम्हारा इन्वर्जन कैसे समझाऊंगा। लेट अस कंसीडर डी। डी क्या होता है? अरे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, HTD, कभी सुना है नाम? Yes, sir. Deuterium. हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम है ना, जो भी होता है ट्राइटियम, जो तो ये ड्यूटेरियम होता है डी, ठीक है। तो हाइड्रोजन से थोड़ा अलग दिखाने के लिए मैंने डी कर दिया, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे वो मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे कर लेंगे बेटा। तो बेटा इसकी रिएक्शन मान लो करवाई गई, SH माइनस शर्मीली, और सॉल्वेंट ले लिया जाता है बेटा यहाँ पे कोई भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे प्रीफर किया जाता है बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को, ठीक है। PAS सबको पता है ना, हमने डिस्कस किया था, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के केपेबल वगैरह नहीं होते, और वो सारी बातें बेटा। फॉर एग्जाम्पल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कौन सा हो सकता है, कोई भी, मतलब ऐसा समझो कि C डबल बॉन्ड और CH3 ले लिया जाए, लाइक दिस, इस तरह से कोई कंपाउंड को ले लिया, तो ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं। अब बेटा क्या होगा, ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में अटैक और रिमूवल एक साथ होता है, मतलब एक तरफ से अटैक होता है बेटा, अटैक सॉरी एंड रिमूवल टुगेदर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या कहानी होती है, देखो ढंग से देखना बेटा, ये कार्बन है, अब इसको थोड़ा ढंग से बना रहा हूं मैं, यहाँ पे बीच में कार्बन है, तो बेटा CH3 एक तरफ गया, H एक तरफ गया और D एक तरफ गया। यहाँ बेटा बीच से अटैक हो रहा होता है आपका, SH जुड़ रहा होता है यहाँ आके, SH जुड़ रहा होता है यहाँ आके, और यहाँ से बेटा निकल के जा रहा होता है आपका Br। तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ होती है, डैश डैश दिखाने का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, और दिस इज बेटा ट्रांजिशन स्टेट। ये बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट है, एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करती है, ये बस ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये सिनारियो होता है, टूट जाता है, जुड़ जाता है, बट बीच की स्टेट देखी जाए तो ऐसी होती है। एंड हियर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। जेई ने बेटा पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी बॉन्ड्स कार्बन हैव इन ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2, कितने दिख रहे हैं तुम्हें बेटा? ये जो स्टेट है ना, ये जो सिचुएशन है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नॉन एज ट्रांजिशन स्टेट। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुमको इसमें? 5 बॉन्ड बेटा, बहुत खतरनाक चीज है, कार्बन बनाता नहीं, बट ये बहुत अनस्टेबल है, साफ दिख रहा है, इसलिए बेटा इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, बीच की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आती है, बट यस द आंसर इज कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा होता है ट्रांजिशन स्टेट में। तो कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाता नहीं बनाता, बट बेटा ये एग्जिस्ट, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सिचुएशन है, बट उस सिचुएशन में न तो ये पूरी तरह टूटता है, न ये पूरी तरह बनता है, जस्ट इसके सेकंड्स के बाद में कुछ ये पॉसिबल है? सेकंड के, हाँ बेटा बिल्कुल बनता है, ट्रांजिशन स्टेट में 5 बॉन्ड बनते हैं। यही तो सबसे चक्कर खाने वाली बात है, और ये क्वेश्चन पूछा गया तो काफी कंफ्यूजन था, बच्चे तो 4 ऑप्शन दिख रहा था, 4 मार के आ गए, बट एक्चुअल में 5 बॉन्ड आपके बन रहे होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। दिस इज अनस्टेबल स्पीशीज। ट्रांजिशन स्टेट तुम्हें याद है ना होती क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? यस सर। अभी और बताऊंगा इस पे बेटा, बात करूंगा मैं, पहले क्या बात समझ में आई? यस सर। अब बेटा देखो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ जगह नहीं थी तो मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास भी जगह का थोड़ा दिक्कत ही आएगी। तो बेटा इसकी रिएक्शन जब होके फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, वो छोड़ के चला जाता है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ढंग से देखो, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ऐसा बनेगा, CH3HDSH। तो बेटा हुआ क्या, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं अपन, जो शुरुआत वाला प्रोडक्ट था, ध्यान से देखना मेरी बात को, जो पहले प्रोडक्ट था, मैं इधर लिख रहा हूं उसको ना, ताकि तुम थोड़ा समझ पाओ, जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो था ये, H और D, ये था क्या, बट देखो यहां से ये बनने क्या हुआ,
क्या बिट्टू एच उधर पलट गया है और एस एच इसकी तरफ आया है? आ रही है बात समझ में क्या? Yes, sir. इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन SN2। मतलब क्या है इसका बेटा? यदि इनिशियल कंपाउंड कायरल था और उसका कॉन्फ़िगरेशन डी था, मतलब वो क्लॉकवाइज घुमाता था, तो प्रोडक्ट कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। Anti-clockwise. बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन SN2 एंड इन टेक्निकल टर्म वी कॉल वोल्डेन इन्वर्जन, है ना? स्पेलिंग बस एक बार बेटा बुक से कंफर्म कर लेना। वोल्डेन इन्वर्जन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले बेटा इस इन्वर्जन को आइडेंटिफाई किया था SN2 में, उनके नाम पे रख दिया गया इसका नाम। थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो कहानी को समझो बेटा। पहले एक बार समझ लो, अभी लिख लेना। ये तो बेसिक बेसिक पॉइंट से एक एक एग्जांपल दे दिया मैंने। सबसे काम की चीज क्या है बेटा? रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है बेटा, ठीक है? और यहाँ पे जो लिया जाता है बेटा वो सब भी मैं बता दूंगा, पोलर प्रोटीक वाला। इसमें दो स्टेप होती है। पहली स्टेप होती है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाली और दूसरी स्टेप होती है यहाँ पे बॉन्ड, नया बॉन्ड बनने वाली। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है बेटा, फ्रंट से अटैक और बैक से अटैक दोनों। तो दोनों केस में आपका 50-50% आता है। यहाँ सिंस की एक ही तरह की पॉसिबिलिटी है बेटा, यहाँ पे सिंगल स्टेप में सब कुछ हो जाता है, तो आपका पीछे से अटैक पॉसिबल होता है, फ्रंट से अटैक पॉसिबल ही नहीं है। तो पीछे से अटैक करता है तो इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि इसको जगह देने के लिए बॉन्ड्स पूरे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये बॉन्ड फिर पीछे से आके अटैक करके इसको निकाल के फेंकता है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है और यहाँ पे रिटेंशन रहता है। यहाँ की रेट की बात कर बेटा, इसकी रेट ऑफ SN2 बेटा डिपेंड करती है 1 हिंड्रेंस। मतलब मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा बेटा बल्कि होगा। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? पाथ में बेटा रुकावट। तो मॉलिक्यूल की साइज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रेट ऑफ SN2 कम होती जाती है। चाहे तो हम लिख सकते हैं बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे SN2 की रेट कम होती जाती है। तो ये दो तो बातें हमें हो गई बेटा ध्यान में रखने की। आ रहा समझ में? अच्छा बताओ, इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? Yes, sir. इन ई वर्सेस Straight रिएक्शन line. कोऑर्डिनेट। Straight line. अरे बेटा भूल गए सब कुछ ही, नालायक होते जा रहे हो। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, टू स्टेप रिएक्शन है ना ये। पीक्स किसको Yes, बता sir. दी? भगवान क्या होगा हमारा। और इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? एकदम ऐसे स्ट्रेट Sir, दो पीक आएगी ना? एक ही आएगी इसमें। हाँ यहाँ दो है ना बेटा, एक और दो। Yes, sir. यहाँ केवल एक ही आएगी, क्यों? सिंगल स्टेप है। यहाँ बेटा जो होता था उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे, याद करो कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ तो फिर अपने आप वो बन जाता था। तो ट्रांजिशन स्टेट बेटा एक हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है और चेंज हो जाता है। तो अब फटाफट से इसको लिख लो। तो यहाँ से शुरू करो और लिखते हुए बेटा सोचते भी चलो कि सर कोई स्टेप समझ में नहीं है। अभी और भी है इस पे, चिंता मत करो, अभी एक पेज और भरेगा अपना दोनों साइड का। तो तुम इसको लिखते चलो फटाफट दोनों को, चलो। और लिखते हुए सोचो भी कोई चीज वापस रिपीट करनी है तो बेटा मुझे चिंता मत करो, अभी एक दो पेज और भरेंगे इस पे। सॉरी, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा।
लिख लिया बेटा? बेटा चाहो तो तुम लोग ऐसे करना ना, वैसे तुमने कर लिया होगा, बट बेटर ये रहता है कि तुम 2 पेज मतलब खोलते कॉपी के, और कॉपी के एक डिवीजन ही कर लेते, ऐसे 2-2 पेज पे चलने देते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कोई पेज खाली था तो छूट जाता है, 2 फ्रेश पेज होते हैं, इस पेज पे SN1, इस पे SN2, फिर पूरा एक पेज, फिर उसी पे साइड में चलने देते, फिर दूसरे पेज पे SN1 ऊपर, ऊपर SN2 कर लेते। वो शायद सबसे बेस्ट होता। समझ में सर अब आया तो ना? हो गया, यस कुछ भी कर सर। सकते हैं। हाँ, वो बेस्ट होता सबसे, क्योंकि रिएक्शंस बड़ी है। कोई बात नहीं, अब अगले पेज पे या तो कर लेना बेटा, अगला पेज वैसे कर लेना, यदि हो सकता है तो एक पेज छोड़ना भी पड़े तो छोड़ के वैसे एडजस्ट कर लो तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि बेटा अभी चलेगा, एक पेज तो कम से कम भरेगा अभी, और 1-1.5 पेज। सर डन। मतलब मेरी स्लाइड्स की दोनों साइड भरेगी, मतलब बेटा 1 से 2 और। बेटा देखो मैंने ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा दिया है तुम्हें डिटेल में, और जितना बुक में उससे भी, तो प्लीज़ उसकी स्टडी करें हम ढंग से। डन? यस सर। चलो बेटा, इसको कॉपी करो फटाफट। अब ये देखो, वो तुम्हारी भी दिक्कत आई होगी कि ये पीछे किसका होगा ना, तो वो पेज बढ़ा लेते तो आसान लगता। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, तुम ऐसे इस तरह से लिख लो। और बेटे ये सब बातें भूलने की थोड़ी है, कितना अच्छे से सिखाया था, जितनी स्टेप्स होती है उतनी पीक बनती है। बेटा डन?
देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारे, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, इसमें इन्वर्जन होता है, ऑल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। Done, sir. Sir, done. बेटा देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितने सारे बन सकते हैं आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे शुरू से लाइन लगी हुई है ऑब्जेक्टिव की, ये इसकी ऑर्डर कितना होता है, इसकी रेट कितनी होती है, मतलब मोलिकुलरिटी कितनी होती है, इसकी स्टेप्स कितनी होती है, ये रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है, इसकी रिएक्शन की रेट किन किन पे डिपेंड करती है, इसकी रिएक्शन पे बेटा ग्राफ दे सकते हैं, कौन सा ग्राफ सुटेबल है SN1 के लिए, कौन सा ग्राफ SN2 के लिए है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वर्जन टेक्स प्लेस 100%, या फिर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, या रेसिमिक मिक्सचर या 50% क्या होगा क्या नहीं, ये सारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे हर एक लाइन में क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव भी, तो वही है बेटा, अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आते हैं। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं बेटा, आई होप लिख लिया है हमने, एक पेज एक आधा पेज बेटा और लगेगा, लगभग 1 से 1.5 पेज। और ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आधे टाइम तो यही क्वेश्चन आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2 एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स। तो उस तरह से भी बेटा क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं। अगेन हम SN1 SN2 के डिफरेंस के फॉर्म में सब कुछ पढ़ेंगे बेटा, ताकि याद रखना आसान हो जाता है। बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा चाहिए हमें, तो SN1 में जो सॉल्वेंट चाहिए होता है बेटा, उसमें हम बोलते हैं हम क्या बोलते, हाँ बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रिफर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS इज, ऐसा लिखो बेटा, रिक्वायर्ड। ओके बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, PPS इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, PPS इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब SN1 की रेट को बढ़ा देता है बेटा। PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 की रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बेटा। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा चाहिए हमें, तो हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास में जो सॉल्वेंट चाहिए, क्या बोलते हैं, हाँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे बेटा कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ क्यों नहीं लेते, तो हम बोलते हैं इफ वी यूज्ड PPS it can stabilize nucleophile, so low concentration of nucleophile available। बेटा याद करो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इफेक्टिव स्फीयर जो होता था वो, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपको ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते थे, मतलब वो हमने लिखाया था, आपको याद है क्या, ऐसा कुछ लिखवाया था, बट कोई बात नहीं भी पता तो ध्यान रखे। अच्छा बेटा यहाँ पे कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को क्यों प्रिफर किया जाता है बेटा, तो हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ RX। तो बेटा यहाँ पे X इसको छोड़ के जाना होता है, X को, X मतलब क्या है, एलोजन, तो X इसको छोड़ के जाना होता है और R इसको इस पे, तो इस पे थोड़ा ज्यादा माइनस चार्ज आए, तो ज्यादा माइनस चार्ज लाने का काम कौन करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो पोलराइजेशन ऑफ RX इज रिक्वायर्ड, PPS इज यूज्ड। वैसे ये तो थोड़ा हाई लेवल का बात हो गया, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, बट पूछ भी दे तो आपको मैंने सिखा दिया है, ठीक है। टेक्निकल चीज है बेटा, बुक में नहीं गिवन है ये,
बट पूछ दे हमसे तो हमें आंसर पता होना चाहिए। गुड, पॉइंट पहला समझ में आता है, सॉल्वेंट कैसा और क्यों चाहिए। Yes, sir. चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। नेक्स्ट पॉइंट Yes, देखो sir. बेटा, नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम बोलते हैं बेटा, bulkier the alkyl group, bulkier the alkyl group, better SN1, better is the SN1। तो बेटा जितना ज्यादा बल्कि होगा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, उतनी ही ज्यादा SN1 अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बेटा तो आपका CH3Br, ये SN1 सबसे अच्छी देगा। इसके बाद बेटा CH3CH3Br देगा। इसके बाद बेटा आपका CH3CH2Br, और इससे भी छोटे लेवल पे बात करूं तो मान लो CH3Br देगा बेटा। बट ट्रुथ ये देखने को मिलता है बेटा कि जितना बड़ा उतना बड़ा उतनी ज्यादा अच्छी SN1 देता है। प्रैक्टिकली ये लोग SN1 देते ही नहीं है। बट रेट पूछ दे कोई तो हमें ऑर्डर में जमाना आना चाहिए। तो इन शॉर्ट बेटा मैं लिख सकता हूं टर्शियरी की रेट ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की रेट ज्यादा होती है प्राइमरी से। बट प्रैक्टिकली प्राइमरी SN1 देता ही नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना, कुछ Yes. तो बोले। तो बेटा प्राइमरी अपने पास में SN1 प्रैक्टिकली आपका देता ही नहीं है, प्राइमरी से SN1 होती ही नहीं है रिएक्शन। तो टर्शियरी की रेट ज्यादा होगी। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, टर्शियरी की रेट क्यों ज्यादा है? ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड है। हाँ बट एक और मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे बेटा, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप तो हमने बोल दिया ये रूल, बट व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट कि बेटा Br प्लस छोड़ जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होता है जिससे प्लस वाले ग्रुप ज्यादा अटैच हो। दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ? Yes, sir. तो प्लस वाले ग्रुप ज्यादा अटैच हो। अभी लिखेंगे, चिंता मत करो बेटा, हम इसको भी लिखा देंगे। अब एक तो यहाँ पे लिख दो चलो। तो ये देखते कैसे हम, एक्चुअल रीजन क्या है बेटा इसका, वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका। रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरह बेटा यहाँ पे सेम टॉपिक को मैं बात करूं तो अब ये लाइन दोबारा नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ जाना सेकंड पॉइंट किस पे कंपेयर कर रहे हैं। नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो बेटा यहां लिखते हैं हम, स्मॉलर द एल्काइल ग्रुप, larger the alkyl group, better is the SN2। जितना छोटा एल्काइल ग्रुप होगा बेटू SN2 उतनी ही अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटू उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, देखो CH3C CH3 CH3Br, इससे ज्यादा रेट होगी बेटा CH3CH CH3Br की, इससे ज्यादा रेट होगी आपकी CH3CH2Br की, और इससे ज्यादा रेट होगी CH3Br की। प्रैक्टिकली देखा जाए तो टर्शियरी SN1 SN2 नहीं देता, ये SN2 देता ही नहीं है। बट सिंस कोई ऑर्डर में लिखा है तो हमें आना चाहिए। तो बेटा SN2 के ऑर्डर में प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है बताओ? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। हाँ साइज वगैरह के बेटा। तो हम बोलते हैं स्टेबिलिटी, या बेटा सॉरी स्टेबिलिटी क्या, रेट, कभी कभी तो गड़बड़ी लिख देता हूँ, मिट जा रहे। तो बेटा यहाँ क्या बोला जाता है, रेट ऑफ SN2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, ऐसे। वैसे पहले लिख लिया था बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको 90% एक क्वेश्चन ऑर्डर में रेट जमाने का जरूर मिलता है बेटा पेपर में, विद 90% प्रोबेबिलिटी।
तो हमें SN2 का ऑर्डर इजीली, SN1 SN2 का ऑर्डर इजीली हम देख सकते हैं बेटा। डन। आगे बढ़ूं मैं? लिख लो बेटा, इसे Yes, कंप्लीट sir. करो, फटाफट कंप्लीट कर लो, जल्दी जल्दी लिख लो इसको। डन। Yes. बेटू डन। आगे बढ़ जाऊं मैं? Done, sir. Yes, sir. थर्ड देखो बेटा, हेलोजन ग्रुप, मतलब हेलोजन नेचर बेटा, हेलोजन पे कैसे डिपेंड करती है। तो बेटा हेलोजन डिपेंडेंस है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ केवल। बेटा आप सबको पता है दोनों तरफ ये सेम ही आएगा, क्यों? क्योंकि मतलब अब बार बेटा कार्बन का ग्रुप सेम होना चाहिए, देखो कंपैरिजन के लिए। तो हेलोजेंस का कंपेयर तभी होगा जब कार्बन ग्रुप हम सेम लेंगे, और यहाँ पे कंपैरिजन कब होगा? जब एल्काइल ग्रुप सेम होगा। देखो मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? क्योंकि ये सेम होना चाहिए, फिर इनका कंपैरिजन हो जाता है साइज से, और ये सेम हो और हेलोजन डिफरेंट हो। तो मान लो RF, तो RCl, RBr और RI, ये होती है रेट। ये कैसे होती है, कारण क्या है इसका, कौन बताएगा? इसका कारण तुम्हें सिखाया हुआ है, सेम SN2 में भी होता है बेटा। So bond length is बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर बताया था ना। Yes, sir. okay. हाँ, तो इसका कारण क्या है? कौन जो बॉन्ड टूटना आसान है वो ज्यादा अच्छी रिएक्शन देगा। अरे समझते हो ना? Yes, sir. हाँ, Yes. तो वही ऑर्डर हो तो जाएगा size SN1 SN2 का भी। साइज समझ लो चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ लो बेटा, आपको बोला था ना इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसके सबसे Yes, ज्यादा sir. अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसको तोड़ना क्या उतना ही मुश्किल। Yes, sir. Yes, समझ sir. रहे हो ना? तो कॉमन बात है बेटा, एज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, रेट ऑफ SN1 SN2 इंक्रीज। तो बेटा इधर जाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, तो SN1 SN2 दोनों की रेट बढ़ती है। क्लियर? फोर्थ बेटा, Yes, sir. नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसेंट्रेशन। बेटा हम यहाँ क्या बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए और कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए। इवन जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स यूज आते हैं यहाँ जनरली SN1 में। ठीक है, ऐसा क्यों?
तो इसका कारण होता है बेटा सिंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन्वॉल्व ही नहीं होता है, तो रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो हम क्यों बिना काम ही बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले। बात समझ पा रहे हैं हम लोग? यस सर। और चाहे तो बेटा इसी को अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। शॉर्ट में बेटा न्यूक्लियोफाइल को एनयू लिख रहा है अपन। इसी तरह बेटा फोर्थ पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा, देखो हाई कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली बेटा आयनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं यहाँ, इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों? सिंस सर अटैक, क्योंकि रेट डिपेंड करती है। बिल्कुल बेटा, अटैक इज इन्वॉल्व, अटैक इन्वॉल्व न्यूक्लियोफाइल। मैं क्या कर रहा हूँ ये, सॉरी बेटा, कैसे लिखो इसको, ऐसे लिख लो बेटा, इसमें एक ही स्टेप होती है तो वही रेट डिटरमाइनिंग होती है, ऐसा लिख लो। सिंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन आरडीएस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन आरडीएस, क्योंकि एक ही स्टेप होती है तो वही आरडीएस होती है, सब कुछ वही होता है। और चाहे तो बेटा शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, रेट डिपेंड, इसीलिए तो रेट डिपेंड करती है बेटा, क्योंकि वो आरडीएस एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होता है। रेट डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। अरे वाह भाई, समझ पाए हम या ना समझ पाए? यस सर। अब बेटा Yes, देखो, yes. ये SN1 और SN2 बहुत जगह आएगी, अगले चैप्टर्स में भी आएगी, तो हमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है जब भी बेटा। अच्छा, SN1 ज़्यादा आती है बेटा, SN2 कम आती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्वस करके NOH या कुछ लिखा हुआ आ जाए तो उस केस में बेटा आपकी SN1 SN2 रिएक्शन होगी। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक बात बताओ, मैं एल्कोहल को OH को क्या हेलोजन से हटवा सकता हूं क्या नॉर्मली? सोचो। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन याद करो, हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन आप सबने बेटा छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन कौन करवा सकता है किसका? बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताओ जरा, तुम्हें याद है तो कौन किसका सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है? बेटा बताएं। अरे तुमने सीखा हुआ है कॉपर जिंक, सर जो ज्यादा पावरफुल हो। क्या जिनकी कॉपर? रिएक्टिविटी ज्यादा हो। हाँ, जो रिएक्टिविटी में ज्यादा होते हैं, क्या वो कम रिएक्टिविटी वालों को सब्स्टिट्यूट करवा पाते हैं? यस तो सर। इसी तरह बेटा जो तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा सकता है? बिल्कुल Yes, निकलवा sir. सकता है। तो बेटा SN1 SN2 रिएक्शन हेलोजनी नहीं, कोई भी दे सकता है, एल्कोहल भी दे सकता है और कोई भी कंपाउंड दे सकता है, बस हमें उससे तगड़ा न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा यदि उसको भगाना है तो, SN1 या SN2 करवानी है तो। बात समझ में आ रही बेटा? बेटा सब्स्टिट्यूट कौन किसको करेगा? क्या वो ज्यादा पावरफुल है वही कम पावरफुल को सब्स्टिट्यूट करता है कि नहीं? यस सर। अरे ये तो बहुत बेसिक चीज है यस बेटू। सर। तो अब तुम बोलोगे सर फिर न्यूक्लियोफाइल की पावर कैसे देखे? याद करो, हमने ऑर्डर लिखवाया था आपको, कुछ धुंधला याद आ रहा है? शर्मीली, सयानी, इंडियन sir. और हॉलैंड Yes, की sir. नर्तकी बुरी फंसी, यस ऐसे सर। तो कोई फंसे पानी में। तो बेटा वहां से यदि याद है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किसको हटाएगा। तो देखे जरा, देखो
शर्मिली सयानी, आई माइनस इंडियन और होलैंड। तो OH तो बेटा देखो OH माइनस तो ऊपर आता है काफी, कि नर्तकी बुरी फंसी। तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन वगैरह के OH के बाद में आते हैं क्या सीरीज में, फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह? Yes, sir. हाँ, तो फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह को OH हटा सकता है, बट याद करो आई को OH नहीं हटा पाएगा। यदि मान लो SN1 रिएक्शन में इधर आपको कंपाउंड दे दे CH3I और OH माइनस, तो क्या वो हटा पाएगा क्या आई को? नहीं, क्योंकि No, आई sir. जो है वो I माइनस इज मोर पावरफुल देन द OH माइनस। खैर ये सब अपने काम नहीं आते, सब जेई वगैरह में आता है बेटा, जेई वगैरह उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अपना बोर्ड से रिलेटेड पार्ट इज डन, आपके बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें आती है, स्ट्रेंथ के ऑर्डर में जमा दो, कौन पावरफुल है कौन वीक है कौन कैसा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ जमाओ, रिएक्शन करवा दो तो आपको सीधा सीधा एक्वस KOH लिखा आएगा या एक्वस NaOH लिखा आएगा, तुरंत से H2OH को जोड़ा उसको निकाल के फेंका, बिल्कुल बेसिक चीज आती है बेटा। बट हाँ कंपेरेटिव बेसिस पे, क्योंकि ये तो क्लास ऑफ रिएक्शन है बेटा, और क्लास ऑफ रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है मोर पावरफुल रिप्लेसेस द लेस पावरफुल। तो ये वहां से हमें समझना पड़ेगा बेटा कि कैसे क्या होता है। क्लियर आया बात समझ में? तो लिख लो इसको। Yes, sir. ये बेटा कंप्लीशन है अपना किसका, SN1 और SN2 रिएक्शंस का। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इन 2 पॉइंट्स को। तो ये आपके SN1 और SN2 का हमने खात्मा कर दिया बेटा, यहाँ पे लिख लो जरा जल्दी से। और लिखने में बेटा थोड़ी सी फुर्ती रखो। बेटे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है? जितना अच्छा हमें कॉन्सेप्ट्स आएंगे उतना फायदा है अपने लिए। बेटा जल्दी देखो हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Done. डन। बढ़ू बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा चलते हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा नेक्स्ट क्लास में अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन, है ना?
और फिर उसके बाद में फिर अगले चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है, और आप पढ़ाई करो साथ के साथ में। ज़्यादा नहीं बचा है ये, केवल कुछ के रिएक्शंस और कुछ प्रोडक्ट्स का बचा है बस, दैट्स इट। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन कब होती है बेटा, पहले समझे। तो सिंस एलिमिनेशन रिएक्शन की जनरल चीज तो बेटा अलग होती है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सॉरी। एलिमिनेशन आपके 11th में बेटा डिटेल में था, यहाँ पे डिटेल में नहीं है, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दिस इज अ वेराइटी हाइड जो हमें आज सीखनी है बेटा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कब होता है बेटा, पहले तो ये समझो। व्हेन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट in haloalkane, it can give elimination reaction. Elimination reaction with alcoholic KOH. एल्कोहलिक, कुछ गड़बड़ लिख देगा, एल्कोहलिक KOH। KOH ले लेते हैं बेटा, NaOH वगैरह भी लेते हैं, बट हम बुक्स हमारी KOH के बारे में बात करती है, तो एल्कोहलिक KOH। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखें, सपोज करो हमारे पास में कंपाउंड है CH3CH2Br, और बेटा इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो क्या होगा बेटा, ऐसे लिखा आता है एल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, याद करो बेटा हमने सिखाया था, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है कि नहीं? यस सर। yes sir, तो बेटा जो बच्चे 11th में जिनको सिखाया था उनको सिखाया था कि बेटा जो भी कंपाउंड भागता है, जैसे मान लो Br भागेगा, OH भागेगा या कुछ भी भागेगा, तो पड़ोसी से हाइड्रोजन को लेके भागता है। आ रहा है क्या समझ में? तो जैसे Yes, बेटा sir. ये Br हाइड्रोजन को लेके भागेगा, यहाँ देखो यहाँ से एक बॉन्ड की कमी, यहाँ से एक बॉन्ड की कमी, आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, प्लस HBr आपका अलग हो जाएगा जो भी है, इस तरह से बेटा। अब सवाल आता है बेटा, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो क्या करें? तो वहां पे बिटू आपका काम आता है, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी है कि पास में दो घरों से हाइड्रोजन ले जाने का ऑप्शन हो, कि भाई एक यहाँ पे तो बेटा एक ही घर था पड़ोस में, बट सपोज करो पड़ोस में एक और घर होता जहां से हाइड्रोजन निकल सकता। और बेटा इस ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। एलिमिनेशन सर रिएक्शन के में बी बीटा आर बनेगा, क्या के बी आर बनेगा ना सर? कैसे मतलब? सर रिएक्शन में कहाँ गया हम, कहाँ है रिएक्शन में KBr? सर वो एक सेकंड एक KOH के सेकंड लिए एक बोल रही सेकंड। हूँ। तो KBr और H2O बना है। अब साइड प्रोडक्ट का बेटा मुझे इतना रिमेम्बर नहीं रह रहा। इज इट KBr प्लस H2O? आई एम नोट Yes, बेटा, sir. मुझे मैं चेक कर लूंगा एक बार, मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा क्या बनता है साइड प्रोडक्ट, क्योंकि KBr बनेगा तो फिर H2O साथ में बचेगा। आई विल चेक इट। वैसे अपने साइड प्रोडक्ट इतना यूजफुल नहीं होता है ना, इट इज रेयरली आस्क्ड, रेयर तो रेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब वैसे हमें कोशिश यही करनी है पहली बार तो बेटा साइड प्रोडक्ट याद नहीं करना है, मेन प्रोडक्ट पहले याद करना है। बट यस आई विल क्रॉस कंफर्म, वैसे यदि आपकी बुक में बेटा दिया हुआ है तो वो सही होगा, क्योंकि मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा KBr प्लस H2O का कि साइड प्रोडक्ट क्या था। तो मैंने नॉर्मल वैसे बता दिया कि H और Br निकले तो HBr लिख दिया बेटा मैंने उस हिसाब से। बट एनीवे इफ दिस इज द केस तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और मैं एक बार क्रॉस कंफर्म भी कर लूंगा इसको बाद में, ठीक है। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पे एक रूल आता है हमारे पास में बेटा, जिसको हम बोलते हैं सेट-जेफ्स रूल। अब ये होता तो नाम तो है जाइट से होता है बेटा, बट हम हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो इसको सेट-जेफ्स बना देते हैं, सेट-जेफ्स रूल। जैसे फॉरेन नेम है, ये होता है सेट-जेफ की जगह एक्चुअल में, बट ठीक है अपने कोई काम नहीं आता यहाँ पे, है ना, ये इतना रशियन नेम है बेटा ना,
तो इसको जाइट से वो जो भी बोलते हैं अपन इसको, ये सेटजेफ प्रोनाउंसिएश होता है, तो हम तो इसी तरह लिखते हैं इसको। तो व्हाट दिस रूल सेज बेटा, द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज that alkene, the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to double bonded कार्बन एटम्स। थोड़ा बेटा ये अजीब लगता है, ये क्या है, अभी मैं एग्जांपल से सिखाऊंगा। इसकी ट्रिक क्या है, हम एक ट्रिक फॉलो करते हैं बेटा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए रिमूव हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना है, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा इसका जुगाड़ ये है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये जुगाड़ है जो आपको हमेशा लगेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज वर्किंग। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, ध्यान से सुने सभी बच्चे। बेटा एक कंपाउंड लिख रहे हैं हम, आप देखना उसको समझ आएगा आपको। CH3 CH2 CH Br CH3 बेटा, मान लो ये कंपाउंड है बेटू। अब देखो इसकी रिएक्शन में करवाऊं एल्कोहलिक KOH के साथ में, और इधर भी बेटा यदि एल्कोहलिक KOH के साथ में, मतलब दो तरह से मैं देखना चाह रहा हूं, तो वो बता रहा हूं बेटा आपको। तो एक बात बताओ मुझे, क्या बेटा ये Br के पास देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक बार तो ये इस पड़ोसी घर से हाइड्रोजन को लेके चला जाए, क्योंकि देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, और या फिर ये इस पड़ोसी घर से हाइड्रोजन को लेके चला जाए। बोलो दो पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई बेटा, समझ पा रहे हैं हम बात को? Yes sir. बेटा ये Br या तो इस घर के हाइड्रोजन को लेके भाग जाए, का मतलब पड़ोस वाले से या इसके। तो बेटा जब इधर वाले को लेके भागेगा तो क्या कहानी बनेगी, देखो बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो बनेगा कि नहीं? और जब इस वाले को लेके भागेगा तो क्या कहानी बनेगी, जरा देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होता है, दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। अब बेटा ये तो देखो कहने की बातें हैं, बट क्या मेजर प्रोडक्ट कैसे बना? क्या उस हाइड्रोजन को हटाने से बना जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे? अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ। अब बेटा देखो, जिन बच्चों को एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी आती है उनको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं थी, बट बच्चे होते हैं लापरवाह, वो हाइपर कॉन्जुगेशन और एल्कीन की स्टेबिलिटी समझना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए ऐसे रूल बनाए जाते हैं। अदरवाइज तो क्या होता है बेटा, जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ, देख लो कौन सा स्टेबल है। यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है Sir. हाँ बेटा, Sir, can I leave meeting? हाँ ठीक है बेटा, यहाँ पे 6 Sir, I have to go somewhere. ओके ओके फाइन बेटा, आर यू गेटिंग इट? Thank you sir. यस सर। बेटा यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज मोर स्टेबल। 6 बार। बिल्कुल, तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सच बात तो ये है बेटा कि पहले इसको इसी कॉन्सेप्ट से देखा जाता था, बट सेटजेफ अपने महान आए, उन्होंने इसका जुगाड़ बना के दिया। क्योंकि जो कह लो बेटा स्टूडेंट्स होते थे या जो भी समझो अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते थे, उनको बहुत दिक्कत आती थी कि 2-2 3-3 प्रोडक्ट बना के फिर मेजर चेक करते थे वो। वैसे वो अच्छा कॉन्सेप्ट था, एटलीस्ट पता तो चलता था कि मेजर कौन है, क्या कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। सेटजेफ महाशय ने एक नया सा रूल दे दिया
कि वो एल्कीन बनेगी और उसको फिर बाद में लोगों ने ट्रिक में बदल दिया कि तुम तो सीधा जिस पे कम हाइड्रोजन उसके हाइड्रोजन को हटाना मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, खत्म करो काम ही। बट एक्चुअल में ये बेटा एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है, जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा, कॉमन सेंस, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो ज्यादा अच्छा बनता है। सो दिस इज द एसाइड-जेफ रूल एंड दिस इज द वे द एलिमिनेशन रिएक्शंस आर प्रोसीड। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एक्स जहां से जाएगा उसके पड़ोसी घर से हाइड्रोजन जाएगा। यदि दो घरों से जाने की पॉसिबिलिटी है तो उस घर से हटाओ जहां पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। ये जुगाड़ ध्यान में रख लेना, पूरा काम आसान हो जाएगा, कभी दिक्कत होगी ही नहीं हमको बेटा। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे सी एच आएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ये मिस्टेक की बेटा, यहाँ पे एक बच्चे ने बताया यहाँ सी एच आएगा। यहाँ पे भी सी एच आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे भी सी एच आएगा, सॉरी जल्दबाजी में बेटा मिस्टेक हुई, दोनों जगह सी एच आएगा। गुड ऑब्जर्वेशन, समझ गए ना बेटा। यहाँ से देखो बी आर और एच हटा था मैंने, जल्दबाजी में वो लिख दिया, ये दोनों जगह सी एच होगा बेटा, टू नहीं होगा। मैं पूरे को ही दोबारा बना देता हूँ यदि मिट जाता है तो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यदि मिटता है तो पूरा ही दोबारा बना देंगे। हाँ मिट गया। देखो बेटा यहाँ का कंपाउंड बनेगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। गुड, समझ तो आ रहा है तुमको एलिमिनेशन का कैसे करवाना है? Yes, sir. चलिए बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी फिनिश करो। बेटा डन? हाँ ना, जल्दी बोलो, आगे बढ़ूँ मैं उसके अकॉर्डिंग। अरे बोलो तो सही, हो गया Sir, 2 बेटा? minutes. चलो लिख लो लिख लो।
Done, sir. डन। आगे बढ़ाए बेटा। Yes, sir. चलो बेटा एक क्लास देख लेते कि बेटा रिएक्शन विद मेटल्स वैसे पहले देखना था, बट उसमें बेटा टाइम लगेगा, तो मैं रिडक्शन की रिएक्शन एक बार बता देता हूँ। तो बेटा रटने का ही काम है रिडक्शन रिएक्शन। वैसे डायरेक्ट एनसीईआरटी में तो गिवन भी नहीं है, बट हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं और हो सकता है बेटा आईसीएसई में गिवन भी हो। तो दो रिएक्शन हमें ध्यान रखनी होती है रिडक्शन में। कौन कौन सी है बेटू? C2H5Br प्लस H2। इसकी प्रेजेंस बेटा निकेल के साथ अराउंड 575 केल्विन पे जब रिएक्शन की जाती है तो आपका C2H6 बन जाता है प्लस HBr। तो इस तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है बेटा। सिमिलरली C2H5I, मतलब यहाँ पे कोई C2H5 की जगह बेटा कुछ और भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे तो हम इसको R सब बोल सकते हैं, यहाँ RI समझ लो ऐसा बेटा। इसकी HI के साथ बेटा रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम रिएक्शन जब करवाते हैं अराउंड 420 केल्विन पे, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो भी आपकी एल्कीन बन जाती है, एल्केन बन जाता है और इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो ये भी मतलब एक तरीका है बेटा। देखा जाए तो 11th क्लास की रिएक्शन है जहां हम हेलोजन से एल्केन बनाना सीखते थे। दिस एल्केन, दिस एल्केन। तो हेलोजन से एल्केन बनाने की 11th क्लास की रिएक्शन होती थी ये। और ये रिएक्शन क्या होता है कि बेटा आपसे 12th में भी पूछ ली जाती है, क्योंकि बोल देते हैं कि 11th में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए तुम ध्यान रखना। बाकी अलग से एनसीईआरटी ने अलग से नहीं दिया है इनको, बट हम थोड़ा सा ध्यान रखें इन दोनों रिएक्शन पे, पूछी जाती है हमारे से। आगे बात समझ में? Yes, sir. याद रखना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपकी इस तरह की रिएक्शन में डायरेक्ट आपके एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत आसानी से बेटा। गुड, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. चलो Yes, तो sir. अब बेटा अगली क्लास में हमारे पास एल्केन्स की तो एक ही रिएक्शन बचती है, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक वाली मेटल्स के साथ बेटा। उसमें बट मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बेसिक सिखाऊंगा, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे और उसकी रिएक्शंस को कैसे अप्रोच करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एजेंट की रिएक्शन में कल ही मतलब आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में हम उसकी रिएक्शंस को देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक तो हम कल अच्छे से सीखना है बेटू। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छे से सिखाऊंगा बेटा मैं आपको। और उसके बाद में एक हमारे पास बस दो रिएक्शन बच जाएगी, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेंजीन रिंग का, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेंजीन रिंग का। बस वो लास्ट चैप्टर में बचेगा अपने पास में। उसके अलावा बेटा अपने पास में एक चीज बचेगी, बट वो शायद हट भी गई है। सीबीएसई तो 100% हट गई है, मैं चेक कर लूंगा आईसीएसई के रिड्यूस सिलेबस से हटी है कि नहीं। जो आपके कंपाउंड से बेटा लाइक डीडीटी, क्लोरोइथेन, ऐसे एक दो तीन कंपाउंड दिए हुए बुक के एंड में, वो सीबीएसई से तो 100% हट गए हैं। आईसीएसई से हटे या नहीं, आई विल चेक वंस। तो यदि नहीं हटे होंगे तो उनको एक बार क्विकली रीडिंग ही लगानी है बेटा उनकी, वो कंपाउंड्स का क्या यूज है ये दिया हुआ है, तो वो रीड एक बार हम देख लेंगे। अदरवाइज तो फिर चैप्टर बहुत जल्द आराम से अगली क्लास में हम खत्म कर पाएंगे उस पेज को। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, तो उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है हमको। ऑल राइट, चलो बाकी तुम लोग कर तो पा रहे हो, समझ में तो आ रहा है। क्वेश्चंस करना बेटा जितना हुआ उसके, बुक के क्वेश्चंस उठाना शुरू करो ऑर्गेनिक चैप्टर के, ठीक है? Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चंस करें। अगली बार मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी तुम्हें, बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस ले लूंगा मैं कि कैसे अप्रोच करना है, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। ऑल राइट बेटा, देन थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.